हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जीव विज्ञान के क्लास 12th में दूसरा चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के तीसरे लेक्चर को देख रहे हैं। इसमें हम नर युग्मकोद्भिद या सूक्ष्म बीजाणु जिसे आप परागकण भी कहते हैं, इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परागकण के बारे में देखा था कि परागकण परागधानियों में बनने के बाद परागधानी का स्फुटन होता है और ये परागकण मुक्त हो जाते हैं। तो परागकण मुक्त होने से पहले या बाद में क्या होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम परागकण के बारे में जानते हैं। कहते हैं परागकण नर युग्मकोद्भिद, जिसको आप मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, की प्रथम कोशिका होती है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आवृतबीजी पौधों में मुख्य पौधा इनका स्पोरोफाइट होता है। इस स्पोरोफाइट पर ही पुष्प बनता है। पुष्प में नरजन्नांग में नरजन्नांग में परागधानी में परागकण बनता है। इसी परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहते हैं। ये परागकण गोल होते हैं या अंडाकार हो सकते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के परागकण हो सकते हैं। इनकी संरचना भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम परागकण की बनावट, आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो यह संरचना हमको उनकी काट से दिखाई देती है। आंतरिक संरचना अगर हम देखें तो परागकण में बाहर की ओर दो परतें होती हैं। कौन कौन सी परत होती है? बाहरी परत, जिसे आप इक्साइन बाह्य चोल कहते हैं। ये बाह्य चोल या इक्साइन किस पदार्थ की बनी होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कहते हैं ये बाह्य चोल एक अत्यंत कठोर पदार्थ का बना होता है। इस कठोर पदार्थ को पोलिलिन कहा जाता है। यह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जो इस परागकण के चारों ओर एक प्रतिरोधक परत बनाती है। यह प्रतिरोधक परत वसीय पदार्थ की बनी होती है, जिसका नाम स्पोरोपोलिन होता है। कहते हैं कि यह स्पोरोपोलिन जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन में बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही परागकण लाखों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं, नष्ट नहीं होते, जिससे हम उनके पौधों और उनके संरचनाओं के बारे में जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरे परत की बात करें, इसके भीतर
एक पतली परत होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, इसको अंतःचोल कहते हैं। यह अंतःचोल किस पदार्थ की बनी होती है? आप कह सकते हैं यह प्रोटोपेक्टिन की बनी होती है। यह कोमल होती है। इक्साइन की परत में, बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र एक बीजपत्री पौधों में संख्या में एक, परंतु द्विबीजपत्री पौधों डाइकाट में इनकी संख्या 2 से 3 तक होती है। ये छिद्र पराग नली के अंकुरण में सहायक होते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र, जनरेटिव पोर कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही परागण के पश्चात पराग नली का निर्माण होता है। ये पराग नली नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। पराग नली की खोज जेबी एमिसी, पराग नली की खोज जीबी एमिसी नामक वैज्ञानिक ने सन 1924 में किया था। यह पराग नली, यह पॉलन ट्यूब परागण के पश्चात ही अंकुरित होते हैं, निकलते हैं, विकसित होते हैं। इसके अलावा हम इन दोनों परतों के बीच की बात करें तो इसमें कोशाद्रव्य भरा होता है। इस कोशाद्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। इस प्रकार से परागकण की आंतरिक संरचना होती है। बाह्य संरचना अगर हम देखें तो बाह्य संरचना में ये हमें अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ परागकण हमें अंडाकार इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। कुछ परागकण जो बाहर से गोल होते हैं, इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। कुछ परागकण जो अंडाकार ही होते हैं, परंतु उनकी बाह्य सतह इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ प्रकार के परागकण हमें इस संरचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि परागकण अलग अलग आकृति में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि स्फुटन की बात करें कि परागकणों में, या आप कह सकते हैं जो परागकण जिसमें बनता है, जिसे आप परागकोश कहते हैं, उस परागकोश से परागकण कैसे निकलते हैं, तो परागकोश के फटने के फलस्वरूप ही परागकण बाहर आते हैं। तो परागकण के बाहर निकलने में परागकणों का जो फटना होता है उसे हम परागकणों का स्फुटन कहते हैं। तो हम देखेंगे परागकणों का स्फुटन कैसे होता है। तो परागकणों के स्फुटन
परागकोश का स्फुटन डिहेस्केंस ऑफ एंथर। हमें पहले से ही पता है, पहले भी फिगर में देख चुके हैं कि दो परागधानियों के बीच ये एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के भीतर एंडोथीसियम की परत होती है। हमें पहले से ही पता है, हम पहले के लेक्चर में जान चुके हैं कि इस एंडोथीसियम के भीतर मिडिल लेयर और टेपिटम की परत होती है। इस मिडिल लेयर और टेपिटम लेयर का पोषण होने के पश्चात केवल एंडोथीसियम की परत बचती है। परिपक्व परागकोश में जल की हानि होने पर एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। सिकुड़ने के कारण ही जो दो परागधानियों के बीच का एंडोथीसियम होता है, जिसकी कोशिकाएं छोटी व पतली होती हैं, इसी स्थान से यह परागकोश फट जाता है, अर्थात खिंचाव के कारण यह स्टोमियम खुल जाता है और खुलने के कारण ही ये परागकण इस परागकोश से बाहर मुक्त हो जाते हैं। इसे ही आप परागकोश का स्फुटन कहते हैं। इस परागकोश का स्फुटन समस्त पौधों में, समस्त पुष्पों में एक समान नहीं होता। अलग अलग पौधों में, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इस परागकोश के स्फुटन की कुछ विधियों के बारे में हम देखेंगे। पहला है जिसे आप अनुलंब स्फुटन, लॉन्गिट्यूडिनल, डिहेस्केंस, कहते हैं। इसमें जो परागकोश होते हैं, इन परागकोश की जो दोनों पालियां होती हैं,
ये दोनों पालियां लंबाई में फट जाती हैं और लंबाई में फटने के कारण इनमें भरे हुए परागकण इस खांचों से, इन खांचों से बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। तो इसे हम अनुलंब स्फुटन कहते हैं। दूसरे विधि की बात करें तो कुछ पौधों में ये जो पराग कोष होते हैं, इन पराग कोष की दोनों पालियों के शीर्ष पर छिद्र बन जाता है। इन छिद्रों के द्वारा सभी परागकण बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इन छिद्रों को टर्मिनल स्लिट कहते हैं, टर्मिनल स्लिट कहते हैं। इसे आप हिंदी में अग्रदरार कहते हैं। तीसरी विधि की बात करें, तो तीसरे में क्या होता है, ये जो पराग कोष होते हैं, इनकी जो पालियां होती हैं, ये पालियां अनुप्रस्थ में फट जाती हैं, अर्थात अनुप्रस्थ खांच इनमें बन जाती है। इन खांचों से सभी परागकण बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के स्फुटन को आप अनुप्रस्थ स्फुटन, ट्रांसफर डिस्केंस कहते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों के परागकोश की जो पट होते हैं, पट अर्थात उनमें जो सिप्टा होते हैं, जो उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं, जो एक परागधानी से दूसरे को अलग करते हैं, उन सेप्टा वाल्व या भित्तियों में स्फुटन हो जाता है, अर्थात वे फट जाते हैं। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि इनमें ये जो पट होते हैं, जो एक पराग कोष को दूसरे कोष से जोड़ते हैं, इन पराग कोष में ऐसे इनकी परतें छिल करके निकल जाती हैं। इन परतों के छील कर निकल जाने के कारण इसमें जो मार्ग बनता है, इस मार्ग से समस्त परागकण बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इसे हम भित्तीय कपाट द्वारा स्फुटन कहते हैं। ये समस्त विधियां परागकण के विमुक्ति में सहायक होती हैं। इसमें हम आगे की ओर देखेंगे कि परागकण जो पराग कोष से मुक्त होते हैं, वो अंततः परागण में भाग लेते हैं, लेकिन परागण में भाग लेने से पहले, पराग कोष से मुक्त होने से पहले, इन पराग कणों में कुछ विकास होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है। जैसे हम परागण से पूर्व पराग कणों का विकास डेवलपमेंट ऑफ pollen grains before pollination।
हेडिंग के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं कि जो परागकण होते हैं उनकी संरचना में बाहर की ओर एक्साइन, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, एक्साइन, भीतर की ओर इंटाइन, एक्साइन में जनन छिद्र, जर्मपोर, इसके बीच में एक बड़ा केंद्रक और कोशाद्रव्य होता है। तो इस केंद्रक का सबसे पहले विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। इन दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक को हम वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस हिंदी में इसको वर्धी केंद्रक या नलिका केंद्रक कहते हैं, तथा दूसरा केंद्रक जिसे हम जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। इसी जनन केंद्रक से ही बाद में कुछ कोशाद्रव्य के एकत्र कर लेने पर जनन कोशिका अर्थात जनरेटिव सेल का निर्माण हो जाता है। ये जनरेटिव सेल बनने के पश्चात ही परागकण परागकोश से स्वतंत्र होते हैं और परागण क्रिया में भाग लेते हैं। तो अगले लेक्चर में अर्थात लेक्चर 4 में हम पुष्प के मादा जननांग अर्थात जायांग के बारे में अध्ययन करेंगे।